सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। उंग लिल ओरुवन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन। और उन्हीं की आत्मकथा है ये उंग लिल ओरुवन, जिसे अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉन्च किया। ये उनकी आत्मकथा का पहला पार्ट है जिसमें उन्होंने 1976 तक के 23 वर्षों के बारे में बताया है। अच्छा, आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में रहे थे आपके। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। नीना गुप्ता एक्ट्रेस हैं, इनकी है सच कहूं तो। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं के सिंह, उनकी बायोग्राफी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनकी है माइंड मास्टर। और रतन टाटा जी की है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, और उसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। चलो बताओ, अभी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष ने। बिल गेट्स ने अभी एक बुक लिखी है, उसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। और रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। किसने लिखा? उमा दास गुप्ता ने। और अटल बिहारी जी के ऊपर एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम ही क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखा? सागरिका घोष ने। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो भी न्यूज़ में रही थी, ये याद होनी चाहिए आपको। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। 2021 में बुकर पुरस्कार दिया गया था डैमन गलगुट को, वो साउथ अफ्रीका के लेखक है। उनके किस नॉवल के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था ये बताओ। उसके अलावा 2021 में ही इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डायोप को, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। उनके नॉवल का नाम भी बताना है आपको। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पॉ के सहयोग से की गई है। और मद्रास हाईकोर्ट की जो न्यायमूर्ति है, जज हैं डॉक्टर अनीता सुमंता, उन्होंने इसे शुरू किया। अच्छा, आप लोग बताओ, अभी मद्रास हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? और इसी तरह से आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा था कि वो शुरू करेगा भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क। अच्छा बताओ, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहाँ पे खोला जाएगा? मेरठ में। और कर्नाटक के बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम शुरू किया गया। अच्छा, क्या आप बता सकते हो अभी लद्दाख का स्टेट एनिमल किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा स्नो लेपर्ड को। अब देखो, बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी क्या है? चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है? के स्टालिन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से। गवर्नर कौन है? RN रवि है। और अभी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? अभी फरवरी का ये अपॉइंटमेंट है। मुनीश्वर नाथ भंडारी, नाम याद रखना। तमिलनाडु में आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मिलेगा, अभी उसे TX2 अवार्ड भी मिला था। और तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स का भी गठन किया है। इसके अलावा अभी तमिलनाडु में जो काजू वैली वेटलैंड है उसे 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। और अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता था? तमिलनाडु ने ही, कर्नाटक को हरा करके। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन हुआ था तमिलनाडु के सेलम में। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये कहाँ पे खोला जाएगा? चेन्नई में। वैसे अमेजन के नए CEO कौन बन गए थे? NDJC बन गए थे। मीनाक्षी मंदिर ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और सबरीमाला मंदिर ये आपको मिलेगा केरल में। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुराई। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? तो आंसर होगा वियतनाम में। तो 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स ये 12 को शुरू होंगे और 23 मई 2022 तक चलेंगे। कहाँ पर? वियतनाम में।
और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है जो हर 2 साल में एक बार होता है। वैसे तो ये नवंबर 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो सका। और इसका मोटो क्या है? एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है साओ ला। ये मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा, कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। और 2022 में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भी होगा, वो कहाँ पे होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 2022 में डिफेंस एक्सपो होगा, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। और 2022 में ही महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप भी होगा, कहाँ पे? भारत में। और 2022 में G7 समिट की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जर्मनी। और आप बताओ 2022 में कोप 27 का आयोजन कौन करेगा? कोप 26 तो अभी 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 28 आपका होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। कोप 27 ये कहाँ पे होगा, ये बताओ। और 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता है चाइना के पास में, 2021 में इंडिया के पास में थी। 2022 में ही आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना में, जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसका शुभंकर है फेई फेई। और 2022 में ही फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होंगे भारत में, जिसका शुभंकर है ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और 2022 में आपके फीफा वर्ल्ड कप भी होंगे कतर दोहा में। और 2022 में ही महिला एशिया कप होंगे भारत में, मुंबई और पुणे में। अच्छा, 2022 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। 2023 में होगी भारत के पास। बाकी वियतनाम की बात है तो याद रखना वियतनाम की कैपिटल हनोई है और करेंसी है वियतनामीज डोंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, नागरिक सुरक्षा दिवस। और इसकी थीम क्या रही? थीम बड़ी है थोड़ी। आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयंसेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। और 1 मार्च को अभी हमने मनाया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में द मिलेनियल योगी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा दीपम चटर्जी। तो भारतीय सेना के पूर्व कप्तान है दीपम चटर्जी, जिन्होंने ही अभी यह बुक लिखी है, द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है, जो पाठकों को जागृति की यात्रा पर ले जाती है। बाकी शांतनु गुप्ता द मोंक वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नाम की बुक को लिखा। प्रियम गांधी मोदी अ नेशन टू प्रोटेक्ट नाम से बुक लिखी। और सांगरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बुक लिखी है, उस बुक का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी ही है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया, वो क्या है? आंसर होगा भविष्य रक्षति रक्षितः। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है। अभी इसने अपनी 17वीं वर्षगांठ मनाई और तभी इसने अपना नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया, जो कि है भविष्य रक्षति रक्षितः। मतलब भविष्य की रक्षा करनी है तो इनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो हैं। अच्छा, ये भी सारे आदर्श वाक्य हैं, जैसे कि शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ये ITBP का आदर्श वाक्य है। बलस्य मूलम विज्ञानम तो DRDO का आप जानते ही हो। और जीवन पर्यंत कर्तव्य है BSF का। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दो, सेवा और निष्ठा ये किसका आदर्श वाक्य है? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में DRDO और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। तो अभी DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर पहली बार सफल परीक्षण किया है, किसका? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का। अब ये क्या है? एक्चुअली में जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत सारे तरीके से होता है।
उसमें से एक सुरक्षित, एक सेफ तरीका है क्वांटम के द्वारा संचार। तो अभी भारत में पहली बार इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का परीक्षण किया गया। किसने किया? डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने। कहां पर किया पूछे तो प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के बारे में आप जानते हो, स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, जिनको 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था। आदर्श वाक्य आपने बताया बलस्य मूलम विज्ञानम होता है। आईआईटी की बात करेंगे तो अभी भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे खुला है? आईआईटी की बात करेंगे तो भारत के बाहर पहला आईआईटी अभी कहाँ पे खोला गया? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और आईआईटी रुड़की से आपको याद होगा अभी किसान एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया था उत्तराखंड में। उसके अलावा आईआईटी रोपड़ से आपको याद आएगा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया, जिसका नाम है नियो बोल्ट। चलो एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था, जिसका नाम है नासो 95? ये आप बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अच्छा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हुई थी 2021 में और अभी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और अगले 5 सालों में इसके लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। पर यह डिजिटल मिशन है तो इसमें आधार कार्ड की तरह एक स्वास्थ्य खाता नंबर दिया जाएगा और उसके आधार पर आपके स्वास्थ्य की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मतलब उस कार्ड में आपकी सारी रिपोर्ट होगी स्वास्थ्य से संबंधित। तो याद रखना, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। और आपको याद होगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में। चलो पहले तो ये बताओ वो कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। और इस योजना में क्या होता है? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार दिया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की है? राजस्थान की है। पहले इसमें स्वास्थ्य बीमा होता था 5 लाख का, अब होता है बजट के बाद 10 लाख का। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये कहाँ से? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी 6 सालों के लिए। उद्देश्य क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, हॉस्पिटल वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अब बताइए, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। और ये किन की जगह लेंगे? महिमा कौल, क्योंकि ये इस्तीफा दे दिया इन्होंने। ट्विटर का स्थापना होता है 2006 में, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके अभी नए CEO बन गए पराग अग्रवाल। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। और विनीत जोशी CBSE के चेयरमैन बने थे ये। तो नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में 46वां 46th सिविल लेखा दिवस ये कब मनाया गया? 2 मार्च को। तो याद रखना भी 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया गया। कौन से नंबर का है? 46 नंबर का है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा गया था, अभी भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया। वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।